पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 1, डीएनए की अर्धसंरक्षी विधि किसने प्रस्तुत की थी? डीएनए की अर्धसंरक्षी विधि को किसने प्रमाणित किया था, यह अलग सवाल आता है, और किसने प्रस्तुत की थी यह एक अलग सवाल है। जवाब दीजिए सबसे पहले सही जवाब, आंसर क्या कहती है पब्लिक? पहला आंसर। वीडियो लाइक किए बिना बिल्कुल नहीं जाएंगे, शेयर किए बिना बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं, एंड सब्सक्राइब तो कर ही देना है आज मेरे लाल। बताओ, पहला आंसर आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है कि डीएनए की अर्धसंरक्षी विधि किसने प्रस्तुत की थी? कौन थे वो साइंटिस्ट जिसने प्रस्तुत किया था ये गजब का कॉन्सेप्ट? जल्दी जवाब दीजिए, जल्दी जवाब दीजिए। लाइक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, फटाफट अभी सभी दोस्तों को बता दीजिए और करिए फटाफट जल्दी से। क्या कहा है बच्चों ने? वाह क्या बात है मेरे बच्चे। वॉटसन एंड क्रिक इज अ राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। पहले प्रश्न का सही जवाब वॉटसन एंड क्रिक है। जो बच्चे मुझे रिकॉर्डेड सेशन पे देखेंगे वो मुझे कमेंट सेक्शन पे इसका आंसर जरूर बताइएगा कि वॉटसन एंड क्रिक इसका सबसे सही जवाब है। अरे भैया शेयर करो, सब्सक्राइब करो अपने सभी दोस्तों को। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ज्यादा टाइम पास नहीं करूंगा आज, बड़ा टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, प्रतिलिपिकरण, मजा आएगा पढ़ने में। डीएनए से डीएनए आखिर बनता कैसे है, और ये बोर्ड में बहुत पूछा जाता है, नीट में पूछा जाता है, मैक्सिमम बच्चे यहां पर आकर कचड़ा कर देते हैं। बड़ा टॉपिक है, मन लगाकर पढ़ाऊंगा। रेडियो सक्रिय डीएनए युक्त जीनोम को यदि 2 पीढ़ी तक रेडियो रहित सक्रिय माध्यम में प्रतिकृत किया जाए तो कितने प्रतिशत जीवाणु रेडियो सक्रिय होंगे? कहने का मतलब यह है कि अगर आप कोई रेडियो सक्रिय जीवाणु है उसको आप दूसरी पीढ़ी में जो है रेडियो सक्रिय ना दे, फिर तीसरी पीढ़ी में भी रेडियो सक्रिय माध्यम ना दे, तो वो जो बनाएगा वो कितने प्रतिशत रेडियो सक्रिय बनाएगा? आपके हिसाब से सटीक आंसर क्या हो सकता है? डीएनए युक्त जीवाणु को यदि 2 पीढ़ी तक रेडियो सक्रिय माध्यम में प्रतिकृत किया जाए तो कितने प्रतिशत जीवाणु रेडियो सक्रिय होंगे? सही जवाब क्या आंसर है? अरे क्या आंसर होगा? जवाब दीजिए मेरे बच्चे, फटाफट आंसर क्या कहते हैं? 100%, 50%, 25%, 12.5%। हम आपको जवाब देते हैं। देखिए आंसर कैसे निकाला जाएगा। पहली पीढ़ी में दोनों रेडियो सक्रिय है तो मैंने रेड बना दिया, फिर दूसरी पीढ़ी में हमने उसको रेडियो सक्रिय नहीं दिया तो दोनों अलग हुए, और उन्होंने जो दूसरा बनाया वो रेडियो सक्रिय आधा था, आधा रेडियो सक्रिय नहीं था, मतलब इनमें भी रेडियो सक्रियता थी। फिर तीसरी पीढ़ी में आ गए तो तीसरी पीढ़ी में भैया हमारे पास में ये लोग बने, ठीक है, ये लोग बने, और ये लोग जो बने हैं हमारे पास में, ये जो बना है, ठीक है, ये जो बना है, इन लोगों का नया नया मतलब मटेरियल बनेगा। तो इसका भी बन गया, इसका भी बन गया, इसका भी बन गया, इसका भी बन गया, टोटल बने 4, और इसमें से रेडियो सक्रिय लाल वाला किसमें नहीं है? ये रेडियो सक्रिय नहीं है और ये रेडियो सक्रिय नहीं, मतलब 50% में रेडियो सक्रियता अभी भी है और 50% में रेडियो सक्रियता नहीं है। ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं बच्चे, याद रखना। अभी भी 50% में 3 पीढ़ी बाद भी रेडियो सक्रियता है, क्योंकि यह अर्धसंरक्षी विधि है। आधा डीएनए पुराना था और आधा डीएनए नया है। इस हिसाब से सही आंसर क्वेश्चन नंबर दूसरे का बनेगा। तीसरा सवाल शेयर करिएगा, भूलिएगा नहीं अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों को बता दीजिए कि शेयर करना है, सब्सक्राइब भी करना है। भैया हमारा ही चैनल है 1.5 लाख पहुंच गया है, अब इसे 2 लाख तक पहुंचाना है, जल्दी पहुंचाना है। तो शेयर कौन करेगा? आप मेरे बच्चे, आप ही शेयर करोगे, आप ही सब्सक्राइब करोगे, सब कुछ आपको ही करना है। तो करिए फटाफट। डीएनए की एक लड़ी में यदि 4 अनुक्रम GAT, TAG, CAT, GAC है तो इसकी पूरक लड़ी में 4 अनुक्रम होगा। क्या होगा इसके पूरक लड़ी में 4 अनुक्रम? आंसर बताइए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा मेरे बच्चे। अकेले नहीं करना है सारी चीजें, दोस्तों को भी शेयर करवाना है। आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो कौन करेगा? हाँ, पूरा कंटेंट 12th का फ्री में दे रहा हूं, 11th का कंटेंट फ्री में दे रहा हूं, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का कंटेंट फ्री में दे रहा हूं इस चैनल पे। उसके बाद भी अगर लाइक ना करे तो यार तो बहुत ही गलत हो गई ना बात, ये तो बहुत गलत बात हो गई ना। तो करिए इसमें फटाफट बताइए कि यदि एक 4 अनुक्रम जो है GAT, TAG, CAT, GAC है तो दूसरा वाला क्या होगा? दूसरा वाला डीएनए की लड़ी क्या होगी? तो भैया अगर ये GAT है तो दूसरा होगा CTA, ठीक है, साइटोसिन, थायमिन और एडेनिन। पक्की बात? अरे पक्की बात। TAG का क्या होता है? एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, ATC। पक्का? अब अगले कहानी पे आते हैं। CAT का ग्वानोसिन, थायमिन, एडेनिन, GTA। अरे अब तो सही बोल दो, हाँ अब तो सही बोल दो, जल्दी बताओ क्या आंसर है? भूल गए का? उसके बाद क्या होगा? GAC का क्या होगा? CTG। सही आंसर कौन सा है? ABCD।
मैक्सिमम बच्चे बी कह रहे थे, बहुत सारे बच्चे बी कह रहे थे, हैं? गलत कर दिए ना, हो गया कचड़ा, गलत हो गई सारी बातें। ये आंसर होगा चौथा, सीटीए, एटीसी, जीटीए और सीटीजी। ये आंसर बिल्कुल सही होगा पूरक लड़ी के लिए, पूरक लड़ी के लिए ये बात बिल्कुल सही होगी और सटीक आंसर वही होगा। क्या कहती है पब्लिक, सही आंसर है? अरे भाई साहब 300 लोग के आसपास देख रहे हैं और लाइक सिर्फ 161, ऐसा कैसे? बार बार कहना पड़ेगा, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, आपका चैनल है, आपको वीडियोस मिलनी चाहिए, ठीक है। चौथा प्रश्न, पांचवें प्रश्न की तरफ में जाएंगे, आखिरी 2 प्रश्न और बचे हुए हैं। जल्दी जल्दी बताइए कौन कौन बच्चे हैं जो दे रहे हैं। किसके प्रयोग से यह सुस्पष्ट प्रमाण प्राप्त हुआ कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है? इस बात का सुस्पष्ट प्रमाण किसने दिया? कौन थे वो वैज्ञानिक जिसने सुस्पष्ट प्रमाण दिया था कि हार्शे एंड चेस, फ्रेडरिक ग्रिफिथ, वॉटसन, क्रिक, मेसेल्सन तथा स्टॉल? किसने दिया था? जल्दी बताइए। समझ में नहीं आया, क्लास पुरानी पढ़े होते तो बनता, पुरानी क्लासेस को देखे होते तो बनता, तो अभी अभी अचानक से कैसे समझ में आ जाएगा? जल्दी बताओ, किसके प्रयोग से सुस्पष्ट प्रमाणित प्राप्त हुआ कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है? हार्शे एंड चेस, फ्रेडरिक ग्रिफिथ, वॉटसन, क्रिक, मेसेल्सन तथा स्टॉल। कौन है 3 वैज्ञानिक जिनने यह बताया था? सटीक आंसर, फटाफट 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 आंसर चाहिए मुझे। अरे कहो मेरे लाल, कहो कौन सा आंसर था? ये था हार्शे एंड चेस। ये आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। इन्होंने एक्सप्लेन किया था कि डीएनए ही प्रमाण करता है। क्वेश्चन नंबर 5वां, अगर ये जवाब दे डाला तो सब कर डाला मेरे भाई, सब कर डाला। और इनको कर लो तो सारी कहानियां अपने आप क्लियर होने लग जाती है, मजा आने लग जाता है। एक छोटे डीएनए के टुकड़े में 80% थायमिन है, 90% गुआनिन है, बेस है। कुल न्यूक्लियोटाइड कितने होंगे? मुझे बताइए कितने कुल न्यूक्लियोटाइड कितने हो सकते हैं? अगर कहीं 80% थायमिन है, 90% गुआनिन है। बेटा क्लास शुरू होने से पहले शुरू के 4-5-10 मिनट में प्रश्न कराता हूं। मेरा हमेशा का, जैसे ऑफलाइन में पढ़ाते हैं ना, आओ पहले 5 मिनट रिवीजन कराओ, मैं रिवीजन करा के ही पढ़ाता हूं। जो बच्चे इसका जवाब देंगे, जिन्हें पता है रिवीजन क्या होता है, वो पता है। आके मैं पढ़ा के जाने वाले टीचर में से नहीं हूं। मैं प्रश्न इसीलिए पूछता हूं हर बच्चे से कि बेटा मैक्सिमम टाइम रिवीजन होना चाहिए। मुझे पता है एक टीचर के तौर पर, एक स्टूडेंट के तौर पर, कि जितना जरूरी पढ़ना नहीं है उससे ज्यादा जरूरी है रिवीजन करना। रिवीजन करो ही, बिना रिवीजन के तुम्हारी तरक्की नहीं हो सकती, ठीक है। क्या ही चीज है जो तुम्हें बेहतर बना सकती है? अभ्यास। याद रखना 80%। मतलब मैं रिवीजन हमेशा क्यों कहता हूं, क्या कहते हैं, वो एक कहानी है ना कि बेटा 1000 काम को करने में कोई महानता नहीं है, ठीक है, पर एक काम को 1000 बार करने में हजारों महानताएं हैं। और यही इंसान है जो इंसान को, मतलब वही एक बात है जो इंसान को महान बनाती है। जितने भी महान लोग इस दुनिया में हुए हैं, जितने भी नाम आप जानते हैं, आप ये याद रखिएगा, उन्होंने एक ही कारनामा बार बार किया है। एक ही काम को बार बार किया है। चाहे वो सचिन हो, चाहे एमएस धोनी हो, चाहे वो कोई भी बड़ा आदमी, कोई भी बड़ा सक्सेसफुल इंसान हो, जिसने अपने एक ही कर्म को बार बार किया है, मतलब रिवीजन किया है, जिसने अभ्यास किया है। अभ्यास ही वो चीज है जो इंसान को बेहतर बनाती जाती है। इसलिए अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो आप कभी मजबूत नहीं बन सकते, कभी आप सुदृढ़ नहीं बन सकते, आपको कभी भी नॉलेज नहीं हो पाएगा किसी चीज का। इसलिए हमेशा अभ्यास करते रहे। अभ्यास ही मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ बनाता है। यह बात याद रखना, अभ्यास से ही आदमी सर्वश्रेष्ठ बनता है। तो डीएनए के छोटे टुकड़े हैं, 80 थायमिन है, 90 गुआनिन है, तो कुल न्यूक्लियोटाइड कितने होंगे? भैया अगर 80 थायमिन है तो 80 क्या बोलते हैं एडेनिन भी होगा, 160 हो गए। 90 गुआनिन है, 90 साइटोसिन भी होगा, कुल मिलाकर 180 हो गए। 180 और 160 कितना होता है बताओ? 180 और 160 कितना होता है? 0 4 हो गए, 240। क्या आंसर आ जाएगा इसका? 340, सॉरी 340, ठीक है। आंसर होगा चौथा, 340 इसका सबसे सटीक जवाब होगा। और ये कौन है जो लोग ए आंसर कह रहे हैं भैया? कुल न्यूक्लियोटाइड पूछ रहा है ना, कौन है ये जो लोग ए आंसर दिख रहे हैं? मतलब टीवी आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं, आप लोग पुरानी चीजों को पढ़ नहीं रहे हैं, आप लोग बेवकूफ बना रहे। इधर कौन है ये 160 170 कहने वाले, ये ए कहने वाले, 160 कहने वाले? भैया अगर 80 थायमिन है तो एडेनिन भी 80 होगा, तो कुल मिलाकर 160 हो गए। 90 गुआनिन है तो 90 साइटोसिन भी होगा, कुल मिला के 180 हो गए। 180 और 160 कितना होता है? 340। 340। कितने प्रश्न सही हुए बताइए?
कितने प्रश्न सही हुए और कितने कहानियों की सही जवाब हुए। और एक बात आप लोगों से बताना चाहता हूं, कल बेटा शाम को 6 बजे हमारा मेंटी क्विज होगा, तो तैयार है ना आप लोग, रेडी ना? अभी क्लास के बीच में डिसाइड कर लिया कि कल हम करने वाले हैं मेंटी क्विज, बच्चों से पूछेंगे जबरदस्त जबरदस्त सवाल और कल ही मैं आपको दूंगा एक जबरदस्त जबरदस्त गिफ्ट, कुछ अच्छे बच्चों को। जितना आपने मुझे प्यार दिया है उतना ही, उससे शायद 2 गुना ज्यादा आपको मैं कल प्यार दूंगा, ये पक्का वादा है। गिनती बराबरी की होगी। आपने मुझे 1.5 लाख सब्सक्राइबर दिए हैं, मैं आपको उसी के बराबर का कुछ बेहतर दूंगा। ये करते हैं कुछ ऐसा प्लान, मैं सोचता हूं क्लास के बाद, और बेहतर करेंगे, ये पक्का वादा है। कल आपसे करवाने वाले हैं कुछ, आपने मुझे जितना दिया है सुध समेत वापस दूंगा मैं, एकदम पूरा करारा। जितना प्यार आपने मुझे दिया उतना ही प्यार मैं आपको दूंगा। कल शाम को 6 बजे मजा करेंगे मेंटी क्विज के साथ। चलिए जनाब स्टार्ट करते हैं। अब यहां से आप लोगों को 5 में 5 सही हुआ है, ऊपर में टेस्ट लिंक भी सही हुई होगी। चलिए जनाब स्टार्ट करते हैं। अब एक बात आती है कि हमने प्रूफ कर दिया कि भैया डीएनए का रेप्लिकेशन जो है ना अर्धसंरक्षी होता है। स्टार्ट कर रहे हैं आज की कहानी, कॉपी पेन निकाल लीजिए और पढ़िए। जबरदस्त पॉइंट पढ़ाने जा रहा हूं, प्रतिलिपिकरण पूरा खत्म करके आज मानेंगे, पूरा खत्म करके मानेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, फटाफट शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट। यहां पर अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा। लेकिन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा ठीक है यार, मैं मान लेता हूं कि जंतुओं में अर्धसंरक्षी होता होगा, जंतुओं में अर्धसंरक्षी होता होगा, पर पौधों में अर्धसंरक्षी विधि को किसने बताया था? तो सबसे पहले ये ग्रेट साइंटिस्ट जिनके सर पे थोड़े से कम बाल थे, उनका नाम था टेलर। ठीक है, हर्बर्ट टेलर इनका नाम था। टेलर साइंटिस्ट नाम था इनका, और इन्होंने रिसर्च किया। ये बात याद रखना, क्या नाम इनका बेटा? टेलर ने पादप, अच्छा पादप में कौन पूछा जाता है भैया? पादप में पूछा जाता है विसिया फाबा। क्या नाम है? विसिया फाबा। विसिया फाबा असल में है क्या? यह है बेटा फाबा बीन्स। बीन्स है एक प्रकार की, बीन्स समझते हो ना, जिसे क्या कहते हैं? उसे सेम एम कहते हैं। फाबा बीन्स में अर्धसंरक्षी विधि को प्रूफ किया, में अर्धसंरक्षी विधि को प्रूफ किया। कॉपी में लिखिए इसको कि अर्धसंरक्षी विधि को प्रूफ किया। अर्धसंरक्षी प्रतिलिपिकरण को मतलब प्रतिलिपिकरण जिसे अपन कहते हैं, प्रतिलिपिकरण जो भी था का परीक्षण किया, प्रतिलिपिकरण का परीक्षण किया। तो पौधों पे किसने किया था? टेलर साहब ने परीक्षण किया। समझ गए बिंदु को कि भैया पौधों में कौन किया था? पौधों में कर रहे थे टेलर साहब। कौन से साहब? टेलर साहब। और टेलर साहब ने बताया कि पादप जो है वो रिसर्च किस पे हुआ? विसिया फाबा। अब सवाल ये आता है कि मेसेल्सन ने तो नाइट्रोजन लिया था, वो भी एक हैवी वाला, एक लाइट वाला, एक ऐसा वाला, एक वैसा वाला, पर हमने क्या लिया? इन्होंने क्या लिया? इन्होंने यूज किया बेटा रेडियो एक्टिव। इन्होंने यूज किया रेडियो एक्टिव थायमीन। अब इन्होंने रेडियो एक्टिव थायमीन लिया, तो मान लो एक क्रोमोजोम है, जस्ट एग्जांपल के लिए, ठीक है, ये क्रोमोजोम है, 2 क्रोमोजोम होते हैं, और इस क्रोमोजोम का कोई एक पार्ट ऊपर वाला रेडियो एक्टिव थायमीन लगा दिया, इसमें भी लगा दिया और इसमें भी लगा दी रेडियो एक्टिव थायमीन। रेडियो एक्टिविटी से हम किसी चीज की पहचान कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो रेडियो एक्टिव थायमीन को अब दूसरी पीढ़ी में डाला। तो जब दूसरी पीढ़ी में डाला तो उसने देखा कि एक क्रोमोजोम जो है, एक क्रोमोजोम जो बना है उसके ऊपर में रेडियो एक्टिव थायमीन है, इसमें भी रेडियो एक्टिव थायमीन है, पर जो नया क्रोमोजोम बन रहा है ना उसके पास रेडियो एक्टिव थायमीन नहीं है। तो इनने क्या देखा? रेडियो एक्टिव थायमीन को यूज किया और इन्होंने देखा कि पहली पीढ़ी के रेडियो एक्टिव थायमीन दूसरी पीढ़ी में केवल एक क्रोमोजोम में होते हैं, दूसरी पीढ़ी में केवल एक क्रोमोजोम में होते हैं। अब जब दूसरी पीढ़ी में एक क्रोमोजोम में है, मतलब ये स्ट्रैंड एक ओल्ड वाला है और एक न्यू वाला है। मतलब जब भी डीएनए बनता है एक डीएनए ओल्ड रहता है और एक डीएनए न्यू रहता है। जब एक नया और एक पुराना डीएनए बनेगा हमेशा उसे आधा संरक्षण कहते हैं, कि आधा पुराना है, आधे पुराने को संरक्षित रखा है जनाब इसने, और आधा जो है वो नया है। तो आधा पुराना आधा नया ऐसा तराना क्या कहलाता है? अर्धसंरक्षी विधि कहलाता है। इसे पौधे पे रिसर्च किया था टेलर साहब ने विसिया फाबा को आधार मानकर, और जिसे उपयोग किया था वो है रेडियो एक्टिव
थायमिन। गॉट माय पॉइंट? से यस नो। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, बहुत पूछा गया है। आप इस बात को बिल्कुल ध्यान पे रखेंगे तो सभी बच्चों को यह बात बिल्कुल समझ में आएगी। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। अब हम आते हैं प्रतिलिपिकरण। अब हम आते हैं यहां से प्रतिलिपिकरण कि भैया जो हमारा प्रतिलिपिकरण है उसका मैकेनिज्म तो बताओ, प्रतिलिपिकरण की प्रक्रिया तो बताओ कि एक डीएनए आखिर दूसरा नया डीएनए बना कैसे लेता है। एक डीएनए है मेरे पास में, एक डीएनए है ये वाला, मान लो इसके पास में स्टैंड बने हुए हैं। ये है भैया 5', ये है 3', ये है 3', ये है 5'। थोड़ी देर के बाद दो नए डीएनए बनकर तैयार कैसे हैं मेरे पास? दोनों डीएनए बनकर तैयार कैसे हैं मेरे पास? ये 5' 3' है और 3' to 5' है, 5' to 3' है, 3' to 5' है। ये डीएनए आखिर बनता कैसे है? इस डीएनए को आखिर बनाया कैसा गया? तो आइए सबसे पहले समझते हैं, इसके लिए कार्यक्रम करते हैं प्रतिलिपिकरण। प्रतिलिपिकरण में हम सबसे पहले देखते हैं कितने कार्यक्रम होंगे हमारे पास। हम कितने कार्यक्रम को अपन करते हैं और कितने कार्यक्रम हम यहां पर कर सकते हैं, कितनी कितनी चीजों को हम फॉलो करते हैं। सबसे पहली बात, पहला पॉइंट आता है हमारे पास 3 पद होते हैं बेटा। डीएनए के हेलिक्स को, हेलिक्स का मतलब होता है कुंडलन, हेलिक्स का मतलब होता है कुंडलन। पहला कार्यक्रम यह होता है कुंडलन को तोड़ना, को खोलना। उनका जो कुंडलन है उसको खोलना, पहला काम यह है। जब यह हो जाएगा तो दूसरा पार्ट आता है न्यू डीएनए स्टैंड को बनाना। न्यू डीएनए स्टैंड को बनाना, हमारे पास जो नया स्टैंड होगा डीएनए का वो हम बनाता है। ये 2 कार्यक्रम हमें करना है। अरे कितने कार्यक्रम लगने हैं जी? 2 कार्यक्रम लगने हैं। पहला तो डीएनए को खोलना है और नया डीएनए बनाना है। 2 चीजें करनी। कैसे करना होता है बॉस? कैसे करना होता है कि मेरे को एक घर बनाया है, उसकी जगह नया घर बनाना है, तो पहले क्या करना पड़ेगा? पुराने वाले घर को थोड़ा बहुत साइड से तोड़ना पड़ेगा। जब साइड से टूट जाएगा तो उसके ऊपर मैं नया घर बना दूंगा। दैट्स ऑल, खत्म। हाँ ठीक है, चलो 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 ठीक है। तो क्या ऐसा ही हो जाएगा? हमें लगेगा एंजाइम। आओ बंधु, हर एक एंजाइम के बारे में बताता हूं, कौन सा एंजाइम लगेगा। और एक बार तुम्हें एंजाइम क्लियर, मतलब तुम बोर्ड में हर एक चीज लिख पाओगे। अगर तुम्हें बोर्ड में एंजाइम क्लियर हो गया कि कौन कौन से एग्जाम होने वाले हैं, एंजाइम लगेंगे, तो तुम्हारा बोर्ड और नीट का सारा कॉन्सेप्ट भेजे में वैसे ही उतर जाएगा। आओ सबसे पहले बताते हैं। पहला एंजाइम है मेरे बच्चे डीएनए का हेलिकेज। क्या कोई कहेगा क्या है डीएनए का हेलिकेज? डीएनए का हेलिकेज ये होता है, यह डीएनए हेलिक्स को, डीएनए का जो हेलिक्स होता है कुंडलन को ब्रेक करता है, ब्रेक करता है। तो डीएनए के कुंडलन को खोलता है, ब्रेक करता है, तोड़ देता है। अब डीएनए का कुंडलन ब्रेक करता है, इसका मतलब यह है कि मान लो मेरे पास ऐसा 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 डीएनए है, मान लो मेरे पास ऐसा ऐसा डीएनए है, ये डीएनए है मान लो। अब इस डीएनए को खोलना है, ऐसा मान लेते हैं, और डीएनए को ओपन कर दिया। तो कहां डीएनए कुंडलन था और डीएनए के कुंडलन को हमने ओपन कर दिया। ये कौन सा एंजाइम है? डीएनए हेलिकेज फॉर ओपनिंग ऑफ हेलिक्स। इसमें आप एक शब्द में लिखेंगे द ओपनिंग ऑफ हेलिक्स। आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं। हर बच्चे को ये बात तो समझ में आती है कि उस हेलिक्स को ओपन करने के लिए हमें जो एंजाइम लगा उसका नाम है डीएनए हेलिकेज। क्या लगता है? डीएनए हेलिकेज। ये यहां पर सबसे ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है बॉस, बढ़िया। इसके अलावा यहां पर मैग्नीशियम 2 आयन, यहां पर मैग्नीशियम 2 आयन यहां पर कोफैक्टर की तरह काम करता है, कोफैक्टर की तरह कार्य करता है। मतलब यहां पर कोफैक्टर कौन कार्य करता है? कि मैग्नीशियम। तो हमको चाहिए 2 काम कार्य करता है। डीएनए को ओपन करने के लिए हमें 2 चीज चाहिए, एक का नाम डीएनए हेलिकेज, दूसरे का नाम है मैग्नीशियम 2+ आयन। अरे दूसरा क्या चाहिए जी? मैग्नीशियम 2+ आयन, दूसरा हमको यहां पर चाहिए। ठीक, बढ़िया। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भैया अगर तुमने एडेनिन को थायमिन से दूर कर दिया,
साइटोसिन को ग्वानोसिन से दूर कर दिया, ग्वानोसिन को साइटोसिन से, थायमिन को एडेनिन से दूर कर दिया, तो इनके बीच में बॉन्ड बना था, उस बॉन्ड में कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ जी? इनके बीच कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ है? याद रखना मेरे बच्चे, हेलिकेस हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है। कौन सा बॉन्ड बेटा जी? हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा, और तोड़ दिया उसने। ये हेलिकेज एंजाइम का काम है, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो गया। ठीक है बंधु, बढ़िया है। हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ के बड़ा मजा आया होगा तुम्हें। ठीक है, तोड़ तो दिए। दूसरी बात आती है, कुछ और प्रोटीन आते हैं, कुछ भी है। हमारे पास एक प्रोटीन आता है SSB, एक प्रोटीन आता है जिसका नाम है SSB, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। क्या बोला मैंने यहां पर? इसे SSB का मतलब होता है सिंगल, अगले S का मतलब होता है स्टैंडर्ड। ठीक है, स्टैंडर्ड इसके पास में, ठीक है, स्टैंडर्ड, उसके बाद डीएनए, और उसके बाद आता है बाइंडिंग प्रोटीन, SSB बाइंडिंग प्रोटीन, जिसे अपन कहते हैं SSB, सिंगल स्टैंड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। क्या करता है जी ये? अरे एक बात बताओ, जब तोड़ दिए, बॉन्ड तोड़ दिए, तो क्या फिर से बॉन्ड नहीं बन सकता? क्या एक बार टूटने के बाद रिश्ता फिर से नहीं बनता? फिर से बन सकता है। क्या आप किसी चीज को, जस्ट लाइक मान लो मैंने ये घड़ी ऐसे उठाया और छोड़ दिया, तो क्या वापस नहीं गया? वो गया ना। तो यहां पर दोनों के बीच में फिर से क्या आता है? यहां पर एडेनिन तथा थायमिन एवं ग्वानोसिन तथा साइटोसिन, साइटोसिन एवं ग्वानोसिन के मध्य पुनः हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने से रोकता है, पुनः H बॉन्ड बनाने से रोकता है, बनाने से रोकता है। ये वैसा काम करता है कि यार वो टूट गया बॉन्ड उनके बीच में, तो ये जाके आग लगाता रहेगा, अरे वापस नहीं जुड़ना उसके साथ जाके, बहुत ही घटिया है वो। समझ रहे हो? इनके बीच में आग लगा देगा वहां जाके, अरे तेरे को छोड़ दिया, बॉन्ड टूट गया, ऐसा बिल्कुल जाके, मतलब बहुत ही घटिया आदमी है वो, बिल्कुल दूर मत जाना। तो उनके पास में बॉन्ड बनने से रोक देता है। बीच में आ जाएगा SSB बाइंडिंग प्रोटीन, कहेगा नहीं नहीं नहीं, इनके बीच में बॉन्ड नहीं बनना है, इनके बीच में बॉन्ड नहीं बनने दूंगा मैं दोबारा। ये SSB बाइंडिंग प्रोटीन काम करता है। ठीक है बॉस, आगे बात करते हैं। ये क्या करता है? अब भी एक और बॉन्ड की जरूरत है, अभी भी वो जुड़ सकता है, तो फिर एक एंजाइम आता है जिसका नाम है टोपोआइसोमरेज। टोपोआइसोमरेज कहेगा अच्छा अभी भी जुड़ रहा है। टोपोआइसोमरेज को ये यूकैरियोटिक में होता है, और ये प्रोकैरियोटिक में इसी का नाम होता है, प्रोकैरियोटिक में गायरेज नाम है उसका, प्रोकैरियोटिक में गायरेज नाम है, और यूकैरियोटिक में टोपोआइसोमरेज नाम है, टोपोआइसोमरेज नाम है। क्या करेगा पता है? बोलेगा रुको, अभी बड़ा अट्रैक्शन है ना तुमको, वापस जुड़ने की बड़ी ताकत है तुम में, बड़ा मन कर रहा है वापस जुड़ने का, मैं तुम्हें अभी बताता हूं। तो यहां पर क्या करता है? यह डीएनए के स्टैंड का, डीएनए के स्टैंड का, जो डीएनए का स्टैंड है उसका जो तनाव होता है, तनाव, तनाव, तनाव क्यों होगा? टेंशन फॉर रिकॉइलिंग, वापस जाने का उसको मन करेगा, वापस जाने का मन करेगा, कहेगा नहीं 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 नहीं, वापस नहीं जाने देंगे। तनाव को खत्म कर देता है, तनाव को क्या करता है? खत्म करता है, खत्म करता है कि तुम वापस जाना चाहते हो? कतई नहीं। कोई भी चीज, जैसे मान लो, ये मान लो मेरे पास में एक पेन है, ठीक है, जस्ट एग्जांपल के लिए पेन है, कोई रबड़ होती, कुछ भी है, अब मैंने इसको ऐसे खींचा, खींचने के बाद छोड़ दिया, तो कौन सी ऐसी चीज है जो उसे वापस लेकर गई? टेंशन, तनाव, तनाव उसे वापस ले जाता है। अब तनाव उसे वापस ले जाता है और वापस चला गया, तो हमारा डीएनए बनेगा कैसे जी? हमारा नया डीएनए कैसे बनेगा? तो जब नया डीएनए बनाना होगा तो उसे वापस के तनाव को खत्म करना होगा। ना 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 ना, तुम अलग हो चुके हो, अब जुड़ नहीं सकते। तो टोपोआइसोमरेज जो प्रोकैरियोटिक में गायरेज के नाम से होता है, उसे उसने कहा कि डीएनए का स्टैंड, तुम जुड़ना चाहते हो एक दूसरे से? अच्छा जुड़ना चाहते हो, रुको तुम्हारे तनाव को खत्म करते हैं, तुम्हारे इस आकर्षण को खत्म करते हैं, उस आकर्षण को हम खत्म कर देंगे। ठीक है बंधु,
आकर्षण खत्म हो गया, ये हो गया हमारे पास में टोपोआइसोमरेज। ठीक है, टोपोआइसोमरेज खत्म हो जाता है। तो मेरे पास था डीएनए। आओ बताते हैं बंधु, आओ 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 बताते हैं। हमारे पास ये मेरे पास डीएनए था, पहली बात। अब इस डीएनए को अगर मान लेते हैं, डीएनए कैसा होता है, जनरली हमने पढ़ा हुआ है कि डीएनए जो है भैया ऐसा होता है, मान लो ऐसे ही होता है ना डीएनए। और इसके बाद का डीएनए मैंने ओपन कर दिया, कह दिया ओपन, नहीं जाएगा, ओपन कर दो इसको। ठीक है, इसे क्या कर दो, ओपन कर दो। इसके बाद का डीएनए ओपन कर दिया, यहां पे कुंडलन है, यहां पे कुंडलन खत्म कर दिया मैंने। तो जब कुंडलन खत्म किया मैंने यहां पर, तो इनके बीच में यहां पर एडेनिन डबल बॉन्ड थायमिन बना हुआ है, साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड ग्वानोसिन बना हुआ है, ग्वानोसिन ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन बना हुआ है, थायमिन डबल बॉन्ड एडेनिन बना हुआ है, एडेनिन डबल बॉन्ड थायमिन बना हुआ है, सब कुछ बना हुआ है। पर इधर के बॉन्ड को तोड़ दिए, एडेनिन और थायमिन अलग हो गए, थायमिन एडेनिन अलग हो गया, साइटोसिन ग्वानोसिन अलग हो गया, ग्वानोसिन साइटोसिन अलग हो गया। इनके बीच के बॉन्ड टूट गए जी, और बॉन्ड टूट गए हैं तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए 3 लोग लगा, इधर 3 लोगों ने इनका रिश्ता तोड़ा जी। पहला नाम इसका, जिसका तोड़ा जिसको, हेलिकेज लगा। हेलिकेज ने इसे वापस खोल दिया, वो हेलिकेज खोला, उसके बाद आया एसएसबी, कहे रुको हम तुमको बॉन्ड तोड़ के रहेंगे, तुमको जोड़ने नहीं देंगे। फिर एक और, अभी भी माना नहीं, तो इनके बीच में पूरी दरार डालने का काम आइसोमरेज ने किया। कहना दूर मतलब दूर, ब्रेकअप मतलब ब्रेकअप, अब वापस जुड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ आई मेरी बात, वापस नहीं जुड़ने देंगे। और इनके बीच में यहां पर एसएसबी जलाकर जोड़ दो, वापस मत जाना। ये बार बार इसको बताता रहेगा, तेरे को छोड़ा मत जाना, बिल्कुल मत जाना, बॉन्ड बनने ही नहीं देंगे। और ये 3 लोग मिलकर जो है ये काम करते हैं, हेलिकेज, एसएसबी और टोपोआइसोमरेज। फॉर काम क्या करते हैं बेटा, फॉर अनवाइंडिंग ऑफ हेलिकेज। आपसे पूछा जाए ये लोग करने होते क्या है बेटा, तो हेलिक्स, जो हेलिक्स है उसको अनवाइंड, जो उसके बीच में कुंडलन है, कुंडलन को खत्म कर दो, खत्म कर दो इनके बीच के कुंडलन को। पुराने के जमाने के लोग जो विलन वो नहीं हुआ करते थे, उनके कहते थे तुम मेरी बेटी की जिंदगी जाने से क्या लोगे, ले खाली चेक और जाकर भर दो और दफा हो जाओ मेरी बेटी की जिंदगी से। वैसे ये भी कहता है दफा हो जाओ यहां से। ठीक है भाई, दफा हो गया ये तो, कह रहे ठीक है। तो उसने गुंडों की फौज लगा दी, हेलिकेज लगा दिया, एसएसबी लगा दिया, टोपोआइसोमरेज लगा दिया, सब ने उसको तोड़ने की कोशिश की है और सब तोड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है बॉस, ये पहला काम हो गया। और एंजाइम बताओ, और एंजाइम बताओ। तो और एंजाइम के नाम पे हमारे पास कुछ और आते हैं। जैसे एक एंजाइम आता है बेटा आरएनए पॉलीमरेज, ये भी लगता है, आरएनए पॉलीमरेज लगता है। क्या बनाता है पहले बता देता हूं, क्यों बनाता है बाद में बताऊंगा। आरएनए पॉलीमरेज जो है आरएनए प्राइमर बनाता है, आरएनए प्राइमर बनाता। प्राइमर क्या है जी, प्राइमर वो है जो नया डीएनए बनाने में मदद करेगा, आरएनए प्राइमर बनाएगा। ठीक है, हाँ मेरी जिंदगी से जाने का क्या लोगे तुम, क्या बात है। ठीक है, आरएनए प्राइमर जो है वो बनाता है। प्राइमर का काम बताता हूं थोड़ी देर में फिर मैं। अब ये प्राइमर क्या है, तो प्राइमर बेटा एक डीएनए का स्टैंड होता है जिसके पास 5' होता है, एडेनिन है, थायमिन है, साइटोसिन है, ग्वानोसिन है, वगैरह वगैरह यहां पर रहता है, एडेनिन, यूरेसिल वगैरह वगैरह सब रहता है। और यहां पर रहता है 3' आरएनए प्राइमर क्या है आपसे बोला जाएगा तो आरएनए बताया, आरएनए प्राइमर मतलब कुछ न्यूक्लियोटाइड है, कुछ न्यूक्लियोटाइड जिसके पास होता है उसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या वर्ड यूज करते हैं बेटा, ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड। ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड का क्रम है एक, ये आरएनए प्राइमर हो गया। ठीक है बंधु, पहली बात। इसके बाद हमारे पास कुछ और एंजाइम आते हैं जिनका नाम है डीएनए पॉलीमरेज। क्या नाम बताया मैंने, डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज ये सिर्फ पाया जाएगा, सिर्फ होगा प्रोकैरियोटिक में। तो जो प्रोकैरियोटिक होते हैं, प्रोकैरियोटिक में सिर्फ डीएनए पॉलीमरेज है। लेकिन जब हम कहेंगे कि हमारे यूकैरियोटिक में बताओ जी,
तो तुम ये बताना कि यूकैरियोटिक में 3 प्रकार का डीएनए पॉलीमरेज होता है। तो हमारे पास सबसे पहला है डीएनए पॉलीमरेज 1, दूसरा होता है डीएनए पॉलीमरेज 2, कॉपी में लिखते चलना, और तीसरी बात होती है डीएनए पॉलीमरेज 3। ये सब एंजाइम है बेटा जो कुछ ना कुछ बनाते हैं। डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 3, इस तरीके से ये पॉइंट बनते हैं। ठीक है, सबके काम के बारे में बताएंगे, सबका स्ट्रक्चर बताएंगे। बस दिन में बस इतना ध्यान रखना कि ये तीनों एंजाइम जो हैं, इनमें से क्या होता है ये तीनों एंजाइम के द्वारा। ये तीनों एंजाइम नया डीएनए, न्यू डीएनए जो है वो 5' to 3' दिशा में बनाते हैं, दो काम है इनका। पहला तो डीएनए बनाना, नया डीएनए बनाना 5' to 3' में, कुछ कहोगे? और दूसरी बात आती है 3' to 5' में ये एंडोन्यूक्लियस की तरह काम करते हैं। एंडोन्यूक्लियस की तरह का मतलब होता है जो डीएनए को काटता है, तरह कार्य करते हैं। बाद में बाकी बात मैं और बताऊंगा। बस इतनी बात याद रखना कि न्यू डीएनए स्ट्रैंड जो है 5' to 3' दिशा में बनता है, ये डीएनए पॉलीमरेज बनाता है। कौन बनाता है? डीएनए पॉलीमरेज। कौन सी दिशा में? 5' to 3' दिशा में। और 3' to 5' में क्या करते हैं? एंडोन्यूक्लियस बनाता है। नॉट एंडो मतलब एक्सोन्यूक्लियस, सॉरी एंडो नहीं है, एक्सोन्यूक्लियस। ये एक्सोन्यूक्लियस बनाता है। और एक्सोन्यूक्लियस का मतलब क्या होता है? जो डीएनए को कट करेगा। एक्सोन्यूक्लियस का मतलब क्या होता है? डीएनए की क्या करेंगे बच्चे? कटिंग करेंगे। तो हम इससे डीएनए को काटते भी हैं और डीएनए को बनाते भी हैं। डीएनए को काटते भी हैं और डीएनए को बनाते भी हैं। तो डीएनए को बनाने के लिए कौन सी दिशा से कौन सी दिशा में बनाते हैं? 5 to 3 और 3 to 5। 5 to 3, 3 to 5 सारे एंजाइम बता दिए। प्रक्रिया शुरू करने की बात है। सारे बच्चे तैयार हो जाओ कि भैया मैंने हेलिकेज से हटाया था, उसको मैग्नीशियम आयन लगा था, एसएसबी से और बाइंडिंग करने से रोका, पूरे बॉन्ड को तोड़ दिया, टोपोआइसोमरेज से तनाव खत्म कर दिया, फिर पॉलीमरेज लगा तो प्राइमर बना लिया, फिर पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज लगा तो नया डीएनए बना लिया। शुरुआत कर रहा हूं मैं डीएनए बनाने की, तैयार हो जाओ। मेरे पास सबसे पहले एक लंबा सा डीएनए था। अब यार पूरा डीएनए जो है बनाने में तो बहुत ही टाइम लगेगा और बहुत कुछ एनर्जी भी लगेगी। हमारा डीएनए इतना लंबा है, 3 मीटर 2 मीटर के आसपास का है। इतना डीएनए बनाने में तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो यहां पर एक पॉइंट और बोला जाता है, डीएनए बहुत लंबा है। डीएनए क्या है बेटा? बहुत लंबा है, जिसे छोटे छोटे टुकड़ों में रेप्लिकेट किया जाता है। जिसे छोटे छोटे टुकड़े में, किसमें बेटा? टुकड़े में प्रतिलिपिकरण किया जाता है। प्रतिलिपिकरण, इतना लंबा डीएनए प्रतिलिपिकरण नहीं हो सकता, प्रतिलिपिकरण किया जाता है। तो ठीक है, इस टुकड़े टुकड़े में जो तुम प्रतिलिपिकरण करोगे उसका नाम क्या है? छोटे छोटे टुकड़ों में प्रतिलिपिकरण करते हैं जिसे रेप्लिकॉन कहते हैं। क्या मेरा इतना बड़ा डीएनए पूरा एक साथ रेप्लिकेट हो जाता है? बोलना नहीं भैया, टुकड़े टुकड़े में होता है और टुकड़े टुकड़े को अपन कहते हैं रेप्लिकॉन। जितने भी टुकड़े के पास में बनता है उसे रेप्लिकॉन कहते हैं। एक और सवाल, यहां एक और एंजाइम है, यहां एंजाइम जिसका नाम होता है डीऑक्सीनाइट्रो फॉस्फेटेज, ट्राइफॉस्फेटेज को अपन कहते हैं एसएनपी या डीएनटीपीएस कहते हैं इसको, डीएनटीपीएस। डीएनटीपीएस का मतलब होता है डीऑक्सीनाइट्रो ट्राइफॉस्फेटेज। यह करता है, यह एटीपी प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है मेरे बच्चे? एटीपी प्रदान करता है। एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि क्या डीएनए को बनाने के लिए जो एटीपी चाहिए वो माइटोकॉन्ड्रिया देता है क्या?
जो हमारे पास कोशिका है, केंद्रक है, डीएनए को माइटोकॉन्ड्रिया देता है क्या? बोलना नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया को जो भी चाहिए वो डीएनए दे सकता है, पर डीएनए अपनी एनर्जी खुद बना लेता है। डीएनए अपनी एनर्जी खुद बना लेती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है यहां तक? जल्दी बोलिए। इतना कठिन पार्ट देखो, मैं एक बात बताता हूं तुम्हें, ये कोई आसान सी बात नहीं पढ़ा रहा हूं जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं। मैं डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया सबसे टफेस्ट प्रक्रिया में है। शायद मुझे भी याद है कि बोर्ड के टाइम पे मुझे कोई पढ़ाया होता तो शायद ये और अच्छा टॉपिक होता मेरे लिए, लेकिन आज आप लोगों के लिए मस्खरी करना ज्यादा सूझ रहा है, ज्यादा बकवास करना मजा आ रहा है। लेकिन याद रखना ये टॉपिक जब बनेगा नहीं ना और एग्जाम में आ जाएगा ना, तब सारी नानी याद आ जाएगी तुम लोगों को, प्राण पखेरु ऊपर होने लग जाएंगे। इतनी बड़ी चीज है, पूरा फुल कंसंट्रेशन चाहिए। एक एक लाइन को लिखते चलो कि भैया हेलिकेज ने ओपन किया। अभी इतने देर से पढ़ा रहा हूं, सिर्फ एंजाइम ही पढ़ा रहा हूं मैं, अभी प्रक्रिया खत्म नहीं हो पाई, अभी सिर्फ कार्यक्रम पढ़ा रहा हूं मैं कि ऐसा होता है, वैसा होता है, ऐसा होता है। हेलिकेज लगता है, एसएसबी लगता है, टोपो आइसोमरेज लगता है, आरएनए पॉलीमरेज लगता है, डीएनए पॉलीमरेज लगता है। खुद एटीपी बना लिए, इसलिए इनके पास डीएनटीपीएस होता है एंजाइम, जो इन्हें एटीपी प्रोवाइड करता है। और अगर अभी भी आप लोगों को यह चीज दिमाग में नहीं बैठेगी, अगर आप अपने कॉपी में नहीं लिखोगे, आप इसका रिवीजन नहीं करोगे, तो कोई ये आसान सा चैप्टर नहीं है जो तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए। इसलिए पढ़ो और चीजों को बनाओ। चलो अब मैं तुम्हें करके दिखाता हूं एक बार फटाफट। अब यहां से शुरू होती है प्रक्रिया। लिखो, प्रक्रिया लिखो। मान लो इतना लंबा सा मेरा डीएनए था पूरा, ठीक है, ये पूरा डीएनए था। डीएनए में 2 स्टैंड होते हैं, इतनी बात तो सभी को जानकारी होती ही है। 5' होता है, दूसरे तरफ 3' होता है, 3' होता है, दूसरे तरफ 5' होता है। ठीक है, बढ़िया है बंधु। पूरा डीएनए तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा डीएनए हमने ओपन कर दिया। कर दो ओपन इतना। बाकी का डीएनए जुड़ा हुआ है, जैसा मैं बना रहा हूं बस ऐसे ही बनाते चलना। ये 5' है, ये 3' है, ये 3' है मेरे बच्चे, और ये 5' है। ठीक, 3' to 5', 5' to 3' यहां पर ये बनता है। यहां पर बॉन्ड टूट चुके हैं। कौन कौन सा एंजाइम लगा होगा बताइए? बॉन्ड टूटा है, कौन कौन सा एंजाइम लगा होगा? बॉन्ड के एंजाइम का नाम है हेलिकेज एंजाइम लगा होगा, एसएसबी लगा होगा, टोपो आइसोमरेज लगा होगा, और ये तीनों ने बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। और ब्रेक करने के बाद खत्म। फिर मैंने इसको एक नया एंजाइम दिया, और एंजाइम का नाम था मेरे बच्चे आरएनए प्राइमर। प्राइमर वो जगह होती है जहां से नया डीएनए बनना शुरू होता है। प्राइमर वो जगह होती है जहां से नया डीएनए बनना शुरू होता है। तो ये 3' है, तो 5' वाला प्राइमर यहां पर लग गया, और इस प्राइमर ने 1 2 3 4 5 न्यूक्लियोटाइड जोड़ डाले। अगर इधर पे एडेनिन था, अगर इधर एडेनिन था, इधर थाइमिन जोड़ डाला, थाइमिन था, एडेनिन जोड़ डाला, साइटोसिन था, ग्वानोसिन जोड़ डाला, ग्वानोसिन था तो साइटोसिन जोड़ डाला, थाइमिन है तो एडेनिन जोड़ डाला। ये प्राइमर ने जोड़ा है। अरे किसने जोड़ा है? प्राइमर ने जोड़ा है। इधर भी प्राइमर लगाओ। अब की बार जो प्राइमर है वो हमेशा 3' में जाकर जुड़ता है। ये 5' वाला प्राइमर है, इधर एक जोड़ा, दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा, चौथा जोड़ा, 5वां जोड़ा, 6वां जोड़ा, आरएनए प्राइमर, और यहां पर एक और एंजाइम लगा डीएनए पॉलीमरेज। सारे एंजाइम लगा दिया मैंने, सारे एंजाइम लगा दिया मैंने, और सारे एंजाइम लगाने के बाद, सारे एंजाइम लगाने के बाद मैंने आरएनए पहले उसको ओपन किया, फिर प्राइमर दिया। फिर प्राइमर ने क्या किया? जहां एडेनिन था वहां थाइमिन लगा दिया, थाइमिन की जगह एडेनिन, साइटोसिन की ग्वानोसिन, ग्वानोसिन की जगह साइटोसिन, थाइमिन की जगह एडेनिन। उसी तरह यहां पर भी वही किया। यहां अगर मान लेते हैं एडेनिन था, इधर थाइमिन जोड़ दिया, इधर थाइमिन था, इधर एडेनिन जोड़ दिया, सॉरी इधर क्या बोलते हैं, यहां थाइमिन था तो यहां एडेनिन जोड़ा, एडेनिन था, थाइमिन जोड़ा, उसके बाद ग्वानोसिन था, साइटोसिन जोड़ा, साइटोसिन था, ग्वानोसिन जोड़ा, ठीक है, एडेनिन था, थाइमिन जोड़ा, ऐसा करके जोड़ दिया। समझे? डीएनए पॉलीमरेज ने यहां पर जोड़ दिया। फिर थोड़ी देर बाद के मन किया यार कि इसको पूरा ओपन कर दो, चलो
पूरा ओपन कर दिए, पूरा डीएनए मान लो। अब जब पूरा डीएनए ओपन कर दिए तो ये 5' था, ये 3' था, ये 3' था और ये 5' था। समझे बंधु? अब यहां पर प्राइमर लगा था इधर पे, और प्राइमर ने आधा डीएनए यहां से यहां तक का बना दिया था। ठीक, इधर भी प्राइमर लगा हुआ था और इधर से इधर का डीएनए भी बना दिया था। भैया ये जो आरएनए का प्राइमर है ना, वो हमेशा 5' पे लगता है, 3' पे लगता है। अब सवाल ये आता है कि ये वाला प्राइमर जो है 5' था, 3' के साथ यहां पर OH था, मैंने उसको हटाया और नया डीएनए लगातार यहां से यहां तक बनाया, नए प्राइमर की कोई जरूरत पड़ी ही नहीं। लेकिन जब इस तरफ देखेंगे, इधर 3' है और इसका प्राइमर तो इधर जा रहा था, इसका डीएनए तो इधर बन रहा था, मुझे यहां पर एक बार नया प्राइमर फिर से लगेगा, तब जाके मैं यहां से यहां तक बना पाऊंगा। तो दोनों तरफ में आपने एक चीज देखा कि इधर वाला डीएनए एक प्राइमर लगा और पूरा एक साथ बना दिया, पर इधर वाले डीएनए पहले आधा इधर एक प्राइमर से बनाया, दूसरा इधर आधा एक और प्राइमर से बनाया। तो इस तरीके से जब हम दो तरीके का डीएनए बनता है, तो एक डीएनए को जो लगातार बना है उसे हम कहते हैं मेरे बच्चे लीडिंग स्ट्रैंड। अरे फटाफट बताओ क्या नाम है इसका? लीडिंग स्ट्रैंड। सतत, ये सतत चल रहा है, और ये जो प्रक्रिया है ये असतत चल रही है, 2 बार हो रहा है, असतत है, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। और ये जो टुकड़े बने हैं ना, इन्हीं टुकड़े का नाम होता है मेरे बच्चे ओकाजाकी फ्रैगमेंट। बढ़ाओ फटाफट, क्या कहते हैं इसको? इसी को हम कहते हैं ओकाजाकी खंड, इसी को हम कहते हैं ओकाजाकी खंड, फ्रैगमेंट, ओकाजाकी खंड। यह जो टुकड़े टुकड़े में बनता है, तुमसे पूछा जाएगा कि ओकाजाकी खंड किधर बनता है, लीडिंग में कि लैगिंग में? अरे कहां बनता है? अरे बताओ, ओकाजाकी खंड कहां बनता है, लीडिंग में कि लैगिंग में? तुम कहना लैगिंग स्ट्रैंड में। ठीक है, हमने क्या किया फिर? इसके बाद हमने इसको और दिया डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज दिया तो प्रूफ रीडिंग वगैरह किया, और यहां से आरएनए प्राइमर निकल गया। इसके बाद आरएनए प्राइमर निकल गया, आरएनए प्राइमर का काम था नया जोड़ना, उसने जोड़ दिया। हमको क्या करना है? जोड़ दिया तो जोड़ दिया। अब हमारे पास ये डीएनए पहले वाला था, और यहां से यहां तक का जो डीएनए था ये तो पूरा लगातार बन गया था, पर यहां वाला डीएनए जो है टुकड़े टुकड़े में बना था। टुकड़े टुकड़े बने वाले डीएनए को मैंने एक एंजाइम दिया, नाम था लाइगेज। लाइगेज याद रखना बेटा, डीएनए जोड़ता है। अरे डीएनए क्या करता है? डीएनए को जोड़ देता है, और लाइगेज जैसे ही डीएनए को जोड़ेगा, अब मेरे पास पूरा डीएनए का स्टैंड 1, डीएनए के स्टैंड 2, इसके बाद डीएनए के स्टैंड ये वाला, ये वाला। ये तो भैया ओल्ड है, ये न्यू है, ये भैया ओल्ड है, ये न्यू है। यही है हमारी पूरी प्रक्रिया डीएनए के प्रतिलिपिकरण की, जिसे मैंने आज आपको बताया है। अब इतनी बातों को आप लोग पूरा एक बार फिर से देखो कि कितने एंजाइम लगे हैं, कितनी कहानियां लगी हैं। अगर नहीं समझ में आया होगा तो नेक्स्ट क्लास में हम इसे फिर से रिवीजन कर लेंगे, चीजों को पढ़ लेंगे, लेकिन आसान है। अगर आप ध्यान से सुन रहे होते, फिर से ध्यान सुन रहे होते, तो पूरी चीज और डिटेल में होती और हर चीज समझ में आती। पर आप लोगों के लगातार बेवजह के कमेंट और लगातार बहुत सारी बकवासें, ये जो है इतने सीरियस टॉपिक को उतना ही सीरियस तरीके पढ़ाने पे मुझे मजबूर नहीं किया आपने। ठीक है, तो याद रखना, हमारे पास लाइगेज एंजाइम लगा और लाइगेज एंजाइम डीएनए को जोड़ता है, नया डीएनए बनकर तैयार हो गया। कुछ इस तरीके से 5-6 नाम आप रिवीजन करना। मैं आप लोगों से कह रहा हूं, पहला नाम याद रखना ओकाजाकी, ये बात याद रखना। दूसरा नाम लाइगेज याद रखना। इसके बाद एक काम लग रहा है आरएनए पॉलीमरेज, एक काम लग रहा है डीएनए पॉलीमरेज। पढ़ो जाकर इसको, और अगर नहीं समझ में आए तो बताने का दिन फिर पढ़ा देंगे, कोनो बात थोड़ी है। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ध्यान रखें, लव यू ऑल।